हाँ, तो बंधु कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। काफ़ी समय से अपने लेक्चर नहीं आ रहे थे क्योंकि तबीयत अपनी कुछ ठीक नहीं थी, जिसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। और आज अपन 2-3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला है एरिया वेक्टर। इससे लेकर प्रश्न पूछा जाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपन इसे समझेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर आप समझना चाहते हो तो एरिया वेक्टर आपको आना चाहिए, ठीक है। और फिर गाउस की थ्योरम को भी पढ़ेंगे, उसकी उत्पत्ति भी देखेंगे किस तरीके से हुई। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी मैं बता दूं कि जितने भी बच्चे नए हैं, जिनको नहीं पता कि यहाँ पर दूरदर्शन पर क्या चल रहा है, तो उनको पहले ही मैं बता दूं कि कक्षा 12वीं की जो भौतिक विज्ञान है उसका ये 9वां या 10वां लेक्चर होगा। 3-4 दिन से क्लास नहीं हुई तो मुझे भी ठीक से याद नहीं कौन सा लेक्चर है, तो 9वां या 10वां लेक्चर होगा, जिसके अंदर अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने वाले हैं और गाउस थ्योरम को पढ़ने वाले हैं, वो भी हिंदी मीडियम के अंदर, हिंदी माध्यम के अंदर, कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान के लिए। तो जो भी पढ़ना चाहते हो फ्री में भौतिक विज्ञान को, वो इन वीडियोज़ को देख सकते हैं और पुरानी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं बेहतर तरीके से समझने के लिए। इसके साथ साथ अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, जिनके ऊपर मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से डाउनलोड करना है, ठीक है। अब चूंकि अपने पास ज़्यादा समय है नहीं, तो कम समय में अच्छे से टॉपिक को कवर करना है। सबसे पहले अपन समझते हैं क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर होता क्या है, ठीक है। देखो, वैसे अगर अपन क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो क्षेत्रफल एक दिशाहीन राशि होती है, उसकी कोई भी दिशा नहीं होती, कोई भी उसका दिशा नहीं होता। एक्चुअली में एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जब अपन क्षेत्रफल सदिश की बात करते हैं तो अपन क्षेत्रफल की एक तरीके से दिशा टाइप लेके चलते हैं। वो कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास ये फ़ोन का कवर है, तो अगर मैं इस फ़ोन के कवर के बीच में से या इसके जो पृष्ठ है इस पे से बाहर की ओर एक लाइन इस तरीके से बना दूं, तो ये जो लाइन होगी ये इसका एरिया वेक्टर कहलाएगी। उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको एक पृष्ठ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये अपना एक पृष्ठ है और अपन ने क्या किया, ये जो पृष्ठ है, ये जो सरफेस है, इसके ठीक सामने एक लाइन खींच दी। ये जो लाइन है ये इस पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। कितना? 19 डिग्री का एंगल बना रही है। और बेहतर तरीके से समझने के लिए अपन एक बुक को ले लेते हैं। जैसे ये एक बुक है, इसका ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया है, अगर मैं इसके लंबवत, ये जो मार्कर है, अगर मैं इसके लंबवत इस तरीके से निकालूं, इसका पेट फाड़ के कोई चीज़ बाहर निकालूं, तो वो एरिया वेक्टर कहलाएगी, क्षेत्रफल सदिश कहलाएगी। तो क्या ये सामने की तरफ ही खुलेगा? जरूरी नहीं है, पीछे भी इसका एक सरफेस है, तो अगर मैं पीछे से इधर की तरफ निकालूं तो भी वो एरिया वेक्टर कहलाएगा। यानी ये जो सरफेस है, अगर इसके पीछे से मैं एक ऐसी लाइन निकालूं तो वो भी इसका एरिया वेक्टर कहलाएगा। फ़र्क क्या है कि एरिया वेक्टर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर कुछ एंगल बनाए 20 डिग्री 30 डिग्री, वो हमेशा उसके लंबवत आएगा। अगर मैं साइड से, देखो यहाँ से अगर मैं साइड से भी एरिया वेक्टर बनाना चाहूँगा इस तरीके से, तो वो भी यहाँ से जब बाहर निकल रहा होगा तो यहाँ से 19 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी इसके बिल्कुल लंबवत होगा। इधर से भी अगर मैं निकालूं तो इधर से भी बिल्कुल सीधा होगा। तो जैसे ये एक एरिया है, ये तिरछा है, तो ये इस तरीके से एक तिरछा है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसके लंबवत जाएगा, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऐसा नहीं है कि अपन ने इस तरीके से कोई एरिया बना दिया जो 30 डिग्री का कोण बना रहा हो, तो ये एरिया वेक्टर नहीं है, ठीक है। ये होता है एरिया वेक्टर जो हमेशा लंबवत जाता है। अगर इस पृष्ठ को ये ऐसे रखा है, इसको मैं थोड़ा सा तिरछा कर दूं, अब मैं कहूँ कि इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, किस तरीके से निकालोगे, तो इसका पेट फाड़ के जो सीधा, बिल्कुल सीधा निकले, थोड़ा सा भी इधर नहीं थोड़ा सा भी उधर नहीं, जो बिल्कुल सीधा निकलेगा वो क्या कहलाएगा? वो अपना कहलाएगा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? जो पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत निकले। कैसे? पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत निकल रहा हो। अब जैसे ये अपने पास कोई भी सरफेस है जो कि बेलनाकार है, यानी कि गोल है। अब मैं कोई भी गोल सरफेस ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये मार्कर ले लिया, ये भी गोल ही है। तो अब मैं सबसे इसका ऊपरी हिस्सा देख रहा हूँ, तो इसके ऊपरी हिस्से से बाहर की तरफ, यहाँ से बाहर की तरफ अगर सीधी मैं कोई रेखा निकाल दूँ तो वो इसका एरिया वेक्टर है। जैसे ये एक बेलन ले लिया मैंने, तो इस बेलन का ये जो ऊपरी सरफेस है, इससे अगर मैं सीधी कोई भी रेखा निकाल दूँ तो वो उसका एरिया वेक्टर हो गया। अच्छा, एरिया वेक्टर सरफेस के लंबवत होता है,
यानी अगर मैं नीचे के सरफेस से इधर से भी अगर नीचे की तरफ कोई भी लाइन निकालूं तो वो भी अपना क्या बनेगा, एरिया वेक्टर बनेगा। अगर मैं साइड, अब ये भी तो पृष्ठ है, इसको भी तो पृष्ठ बोलूँगा, इसका एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, तो बिल्कुल लंबवत निकलनी चाहिए। और आपको मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये मेरे पास कोई भी गोल पृष्ठ है तो जो भी लाइन इसके केंद्र से निकल के जाएगी इस तरीके से, वो इसके साथ 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। लेकिन अगर मैंने ऐसे ही रैंडमली कोई लाइन निकाल दी जो कि इसके केंद्र से होकर नहीं जा रही, तो ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती। 90 डिग्री का कोण वही बनाएगी जो इस पृष्ठ के लंबवत निकल के जाएगी, केंद्र से निकल के जाएगी। तो ऐसे ही ये पृष्ठ है, अगर बीच में इसका ये केंद्र होगा, ये बीच में इसका केंद्र होगा और इसके लंबवत अगर कोई चीज़ निकल के जाती है तो वो क्या कहलाएगी, वो इसका एरिया वेक्टर कहलाएगी। तो ऐसे ही ये बेलन है, अगर इस बेलन में मान लीजिए ये इसका मुख्य अक्ष है, तो इस मुख्य अक्ष से निकल के जो भी रेखाएं जा रही होंगी इधर की तरफ या बाहर की तरफ सीधा ऐसे, वो क्या कहलाएंगी, वो एरिया वेक्टर कहलाएंगी। लेकिन मान लीजिए ऐसा है, ये अपना एक गोल पृष्ठ बेलन सा बना दिया मैंने और एक रेखा इस तरीके से निकल रही है, इस तरीके से निकल रही है, तो ये कोई एरिया वेक्टर नहीं है। ये जो बेलन है इसका ये जो केंद्र है, यहाँ से अगर कोई भी रेखा बाहर की तरफ निकलती है तो वो इसका एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश कहलाएगी। तो क्षेत्रफल सदिश आपके समझ में आ रहा हो, आपके पास कोई भी पृष्ठ बना हुआ है, कैसा भी पृष्ठ है, जस्ट सिंपल उसके लंबवत बाहर की तरफ कोई रेखा निकल रही होगी तो वो उसका एरिया वेक्टर कहलाती है, यानी कि क्षेत्रफल सदिश कहलाती है। ठीक है, अब इसका उपयोग जो है यहाँ पर होगा। डेफिनेशन के लिए मैं यहाँ पर एक पृष्ठ ऐड कर देता हूँ, उसको देख लेना, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब अपने को समझना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ये जो तीर से बनाए हैं ये बेसिकली दर्शा रहे हैं विद्युत क्षेत्र को। अब ये मत पूछना विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र मैं आपको पहले कई दफ़ा पढ़ा चुका हूँ। तो ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र को दर्शा रहे हैं। अब है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो अपन कह रहे हैं किसी पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत भी लिख देना, विद्युत बल रेखाओं की संख्या। क्योंकि रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसीलिए शैडो बहुत हाई है, मैं भी कोशिश करूँगा एडिटिंग में कम हो जाए। तो किसी पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या अपनी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। अब जैसे ये विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र की ये बल रेखाएं बनी हुई हैं और यहाँ पर मैंने एक पृष्ठ ले लिया जिसको मैं नामकरण करके लिख देता हूँ पृष्ठ ए। ठीक है, ये पृष्ठ ए ले लिया मैंने। तो इस पृष्ठ से जो बल रेखाएं निकल रही हैं उनकी संख्या ही क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 बल रेखाएं निकल रही हैं तो इसका विद्युत फ्लक्स हो गया 7। चलो ठीक है, विद्युत फ्लक्स 7 हो गया, समझ में आ गया। पर आपने बताया था कि ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये काल्पनिक होती हैं, तो अपन कोई चीज़ काल्पनिक है उसको कैसे गिन सकते हैं, वो तो संभव ही नहीं है। ये तो जस्ट चीज़ को इजी बनाने के लिए होता है। तो इस कंडीशन में जब हमें इन्हें गिनना होगा और मैथमेटिक्स के रूप में लिखना होगा तो इस तरीके से गिन के तो नहीं लिख सकते, तो इसका गणितीय निरूपण करना होगा। वो कैसे करते हैं वो देखना। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स, इस विद्युत फ्लक्स को अपन दर्शाते कैसे हैं, तो फाई के चिन्ह से दर्शाते हैं। अब ऐसा ही चुंबकीय फ्लक्स भी होता है, तो विद्युत फ्लक्स के लिए अपन क्या कर देते हैं, ई लगा देते हैं। भाई दोनों लड़कों के नाम अगर चिंटू रहेंगे तो एक को बुलाएंगे तो दूसरा चला आएगा, इसीलिए दोनों का नाम अलग अलग करते हैं। फ्लक्स को अपन जनरली पाई से दर्शा देते हैं। अब चुंबक का भी फ्लक्स होता है, विद्युत का भी फ्लक्स होता है, तो अपन अभी विद्युत के फ्लक्स को पढ़ रहे हैं तो उसको ई से दर्शा देते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया क्या, फाई ई, ये हो गया फाई ई। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, ये सरफेस ए है, ये सरफेस बी है, ये सी है और ये डी है। सरफेस से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वही अपना विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो अब जब इसको गणित के रूप में लिख रहे हैं तो पहले जैसी कंडीशन बना लेते हैं कि ये किस किस के प्रोपोर्शनली निकल के आ रहा है। तो ये जो विद्युत फ्लक्स है ये एरिया के प्रोपोर्शनली है। अगर आप देखोगे तो इसका एरिया ज़्यादा था, इसमें से ज़्यादा बल रेखाएं निकल रही थी, 1 2 3 4 5 6 7, जबकि यहाँ पर ये जो एरिया है वो कम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7,
इनमें से 1 2 3 4 5 5 रेखाएं निकल रही हैं। इधर कितनी 7 रेखाएं निकल रही थी, इधर ओनली 5 निकल रही हैं। तो जो विद्युत फ्लक्स है वो किसके समानुपाती है, एक ही। विद्युत फ्लक्स कितनी रेखाएं निकल रही हैं। अब एरिया अगर मैंने कम कर दिया तो फ्लक्स भी कम हो गया। पहले एरिया ज़्यादा था तो ज़्यादा बल रेखाएं निकल रही थी, फिर एरिया कम हो गया तो कम बल रेखाएं निकल रही हैं। हालांकि विद्युत बल रेखाएं तो उतनी ही हैं, पर पृष्ठ से कितनी निकल रही है, पृष्ठ से तो 5 ही निकल रही हैं, जबकि यहाँ पर 7 निकल रही थी, क्योंकि ये वाला एरिया कम है। तो अगर एरिया कम होगा तो जो बल रेखाएं हैं वो भी कम निकलेंगी। ठीक है, तो जो फाई है वो एरिया के प्रोपोर्शनली होता है। इसके साथ साथ वो विद्युत क्षेत्र के भी प्रोपोर्शनली होता है। चूंकि ये ई विद्युत क्षेत्र है और इसमें कितनी रेखाएं बनाई हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 विद्युत रेखाएं मैंने यहाँ पर बनाई हैं। अब मान लीजिए मैंने कोई दूसरा विद्युत क्षेत्र ले लिया जिसे मैं E2 से दर्शा रहा हूँ। अब चूंकि ये जो E है इसमें कितनी 7 विद्युत बल रेखाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 8 बल रेखाएं हैं। इस विद्युत क्षेत्र में 8 बल रेखाएं हैं। दूसरा विद्युत क्षेत्र इसमें इससे कमजोर है तो उसमें जो बल रेखाओं की संख्या होगी वो 8 से कम होगी, 8 से कम होगी। मैंने आपको क्या बताया था कि विद्युत बल रेखाएं जितनी ज़्यादा होंगी विद्युत क्षेत्र भी उतना ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों में बल रेखाओं की संख्या बराबर है, यानी ये विद्युत क्षेत्र और ये विद्युत क्षेत्र बराबर है। मैंने आपको क्या बताया था, बंधु अगर दोनों में बल रेखाएं बराबर हैं तो दोनों विद्युत क्षेत्र बराबर है। मान लीजिए मैं इस E1 विद्युत क्षेत्र को E2 से बड़ा करना चाहता हूं तो यहाँ पर ऑल बल रेखाओं को दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, अब विद्युत फ्लक्स मैंने आपको क्या बताया था, विद्युत फ्लक्स यानी एक एरिया में से कितना फ्लक्स विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो देखिए एक एरिया मैंने ये बना दिया, एक एरिया मैंने ये बना दिया। अब ये मत कहना कोई बड़ा है कोई छोटा है, दोनों बराबर एरिया बनाए हैं मैंने लाइन खींचकर। इससे देखो 1 2 3, इससे 3 बल रेखाएं निकल रही हैं, इससे 1 और 2 ही बल रेखाएं निकल रही हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर बल रेखाओं की संख्या कम है। तो अगर कोई भी विद्युत क्षेत्र ज़्यादा घना है तो उसमें ज़्यादा बल रेखाएं होंगी, ज़्यादा तीव्र होगा। और कोई भी अगर कमजोर है विद्युत क्षेत्र तो उसमें बल रेखाओं की संख्या कमजोर होगी। और अगर बल रेखाएं कमजोर हैं, बल रेखाएं कम है, मेरे एक तरीके से कहने का मतलब है, तो पृष्ठ से भी कम ही निकलेंगी, यानी फाई ई के भी समानुपाती हो गया। विद्युत फ्लक्स पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। अगर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है तो ज़्यादा बल रेखाएं निकलेंगी, विद्युत क्षेत्र कम है तो कम बल रेखाएं निकलेंगी। तो विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो गया। अब यहाँ पर एरिया बड़ा था, यहाँ पर एरिया छोटा था। अगर एरिया बड़ा है तो ज़्यादा निकलेंगी, एरिया छोटा है तो कम निकलेंगी, तो वो एरिया की भी प्रोपोर्शनल हो गई। लेकिन एक और कंडीशन है यहाँ पर, और उसको भी देखो। चलो E3 बना देता हूँ मैं यहाँ पर एक और विद्युत क्षेत्र। ये दोनों विद्युत क्षेत्र बराबर हैं। ठीक है, E1 को ही मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ठीक है, या फिर मैं यहीं पर समझा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है, E1 में ही समझ लो। ये जो है इसको मैंने थोड़ा सा घुमाकर ऐसे कर दिया। ठीक है, ये जो है मैंने थोड़ा घुमाकर ऐसे कर दिया। इधर ड्रॉ कर देता हूँ मैं। एक अपना ऐसे है, इसी को मैंने थोड़ा सा इधर घुमा दिया। जब इसको मैंने थोड़ा सा घुमाया तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, और बल रेखाओं को मैं और सघन कर लेता हूँ। अब समझने की कोशिश करो। ये जब सीधा था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बल रेखाएं निकल रही थी। जब इसको तिरछा कर दिया तो 1 2 3 4 5 6 ही बल रेखाएं निकल रही हैं। यानी जब मैं एंगल चेंज कर दूंगा तो बल रेखाओं की संख्या है वो भी कमज़ोर हो जाएगी। और अच्छे से समझिए, ये अपना कवर है, फ़ोन का कवर बहुत काम में आता है कई सारी चीज़ों में। ये अपना विद्युत फ्लक्स है। जब ये सीधा रखा था तो ये पहली उंगली जा रही थी, यानी पहली विद्युत बल रेखा जा रही, दूसरी भी जा रही है, तीसरी भी जा रही है, चौथी भी जा रही है। चारों की चारों बल रेखाएं इसमें से निकल रही हैं। 4 बल रेखाएं निकल रही हैं, यानी विद्युत फ्लक्स अच्छा खासा है, ज़्यादा है। अब यही वही एरिया है, छोटा तो मैंने किया नहीं है, बस इसको थोड़ा सा घुमा के ऐसे कर दिया, बिल्कुल ऐसे कर दिया। ये देखो बिल्कुल घुमा के ऐसे कर दिया। अब इसमें से एक भी बल रेखा नहीं जा रही,
2 ऊपर से निकल गई, 2 इधर से निकल गई। इसमें से कितनी निकली? एक भी बल रेखा इसमें से नहीं निकली। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर आप इसका एंगल चेंज कर दो और एरिया वही रहो, अगर आपने एंगल चेंज कर दिया तो इससे एक ही बल रेखा नहीं निकलेगी। जैसे ये निकल गई यहाँ से, ये निकल गई यहाँ से, ये वैसा का वैसा रखा रहेगा, सब बल रेखाएं ऊपर से निकल गई, ये वैसा का वैसा रखा रह गया। जब यही सीधा था तो इसमें से इतनी बल रेखा निकल रही थी, जब इसी को मैंने थोड़ा सा तिरछा करके इधर कर दिया तो इसमें से कम बल रेखा निकल रही, और बिल्कुल तिरछा कर दिया तो बिल्कुल बल रेखाएं नहीं निकल रही। तो जो इनके अंदर का विद्युत फ्लक्स होता है, फाई होता है, वो इनके जो एरिया वेक्टर है वो जो एंगल बनाता है उसके भी प्रोपोर्शनली होती है। चलो उसको भी अच्छे से समझा देता हूँ। पहले ये जो ऊपर का पोर्शन है उसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है यार, ये दोनों इक्वल ही हैं, ये मान के चलिए ए और बी। ठीक है, ये सी, तीनों एक ही हैं, ये अलग अलग, इनको समझने की गलती ना करें, तीनों एक ही हैं। इसमें से ज़्यादा बल रेखाएं निकल रही थी, इसमें से कम बल रेखाएं निकल रही हैं, और इसमें से बिल्कुल बल रेखाएं नहीं निकल रही क्योंकि ये बिल्कुल तिरछा कर दिया। अब आप बोलोगे सर अगर इसमें से मैं इसको यहाँ पर कर दूँ तो एक बल रेखा निकल जाएगी। तो जब आप इसको ऐसे करोगे यानी आप मान के चल रहे हो कि इस वाले एरिया की भी लंबाई है। और अगर आप किसी भी सरफेस को ले रहे हो, जैसे ये आपने एक सरफेस ले लिया, तो जब आप इसको 2D कहोगे तो इसकी देखो ये लंबाई ली जाएगी और ये लंबाई ली जाएगी। एक तरीके से कहूँ तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ली जाएगी। लेकिन अगर आप ये भी देख रहे हो कि ये कितना मोटा है, यहाँ पर ऐसी बल रेखाएं कितनी निकल रही हैं इस वाले एरिया में से, तो फिर ये 2D नहीं, ये 3D सरफेस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ वो 2D सरफेस को लेकर समझा रहा हूँ। 3D के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी अपना मैंने बता दिया आपको क्या है, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में ये पृष्ठ रखा हुआ है। एरिया वेक्टर कैसे बनाते हैं भैया, इसका पेट फाड़ के बाहर एक लाइन निकाल दो 90 डिग्री के एंगल पर, उसी को कहेंगे एरिया वेक्टर। ठीक है, इसका पेट फाड़ के ऊपर की तरफ निकाल दो, उसको कहेंगे एरिया वेक्टर 90 डिग्री पर। इसका पेट फाड़ के बिल्कुल ऊपर निकाल दो। अब यहाँ पर देखो, ये मैंने भले ही थोड़ा सा तिरछा बनाया है, समझाने के लिए थोड़ा सा तिरछा बना दिया, पर समझने की कोशिश करो। ये जो पृष्ठ है ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र के अंदर। ये विद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर ये पृष्ठ कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। मैंने आपको क्या बताया, क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, बिल्कुल इसका पेट फाड़ के ऐसे बाहर की तरफ निकले वो। तो यानी जो पहले है इसका जो क्षेत्रफल सदिश है ये इधर की तरफ निकल रहा है, ये ऐसे ही रखा हुआ है। अब ऐसे में एज इट इज ड्रॉ नहीं कर सकता ना, एक लाइन खींच के, समझ जाना, ये ऐसे ही रखा हुआ है सीधा का सीधा। तो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर की ओर निकलेगा, सामने की ओर निकलेगा, और विद्युत क्षेत्र इधर की ओर ही है ना। यहाँ पर नीचे लाइन भी बनाई है मैंने, तो विद्युत क्षेत्र भी इधर की ओर ही है। दोनों के बीच में कितना एंगल है, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। कितना एंगल है, 0 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, जो फाई ई है वो प्रोपोर्शनली है ई के, प्रोपोर्शनली है ए के, और प्रोपोर्शनली है कॉस थीटा के। तो फाई इज इक्वल टू निकल के आ गया ई ए और कॉस थीटा, तीनों के प्रोपोर्शनली था, तीनों को साथ में लिख दिया तो ये इसके इक्वल निकल के आ गया। कोई कांस्टेंट नहीं आता यहाँ पर, याद रखना। तो फाई हो गया ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री, ये लिखा भी है 0, क्योंकि जिधर विद्युत क्षेत्र उधर ही क्षेत्रफल सदिश है। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया, ई ए, यानी विद्युत क्षेत्र का इसका जो एरिया है उसमें गुणा करोगे तो जो फ्लक्स निकल के आएगा वही इसका फ्लक्स होगा, ई ए निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये थोड़ा सा झुका हुआ रखा हुआ है। अब इसका क्षेत्रफल सदिश बिल्कुल इसके सीधे बाहर की तरफ निकलेगा,
और इसका क्या है, विद्युत क्षेत्र आगे की तरफ है, विद्युत क्षेत्र आगे की तरफ है, जबकि क्षेत्रफल सदिश इसके ऐसे ऊपर की तरफ निकलेगा, ऊपर की तरफ निकलेगा एरिया वेक्टर इस तरीके से। तो इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा, तो इनका फ्लक्स निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, ई ए कॉस थीटा, यही फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, ई ए कॉस थीटा। इसको देखो ये बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है ना। अब इसमें से तो एक ही भी बल रेखाएं नहीं निकल रही, देखो इसकी इस वाली मोटाई को आप नहीं लेके चलो कि इसमें से निकल जाएगी एक दो, क्योंकि ये 2D सरफेस मान के चल रहा हूँ। 2D सरफेस में अगर आप इसको ले लोगे तो वो 3D बन जाएगा, और 3D का कैसे करना है वो अभी बता दूंगा मैं। अभी 2D मान के चलो, यानी इसकी ये मोटाई वोटाई कुछ नहीं है, यानी इसमें से सीधा एक भी बल रेखाएं नहीं निकल रही। तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ बनेगा, यानी 19 डिग्री, क्योंकि विद्युत क्षेत्र आगे की तरफ है और क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ 19 डिग्री। तो फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 19 डिग्री, कॉस 19 डिग्री की वैल्यू 0, 0 का ई ओ में गुणा करोगे तो 0, तो विद्युत फ्लक्स कितना निकल के आ गया 0, और यहाँ पर विद्युत फ्लक्स बन भी कितना है रहा है 0। तो केवल ई ए अगर मैं रख दूँ तो आंसर नहीं आएगा, इसका तो खाली ई ए आ गया, लेकिन जैसे ही एंगल बदला जो आंसर निकल के आ गया वो ई ए, इसमें से तो एक भी बल रेखा नहीं निकल रही, यानी इसका आंसर तो 0 आना चाहिए, इसका ई ए आंसर नहीं आएगा। तो साथ में आपको कॉस थीटा लिखना पड़ता है कि जो एरिया वेक्टर है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। जो एरिया वेक्टर वो विद्युत क्षेत्र के साथ एंगल बना रहा है उसको थीटा की जगह पुट करना। जैसे ही पुट किया 19 डिग्री तो बता दिया कि इसका फ्लक्स 0 है। अगर कोई भी चीज़ ऐसे रखी, विद्युत क्षेत्र ऐसे हो और कोई भी चीज़ आपने ऐसे रख दी बिल्कुल ऐसे फ्लैट सरफेस में, तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो 0 होगा, और जो कि एंगल 0 होगा तो फ्लक्स भी 0 निकल के आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली भी करके बता दिया और ऐसे भी बता दिया, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको करा दूंगा। न्यूमेरिकल अभी नहीं करने वाले, इससे रिलेटेड जितने भी हैं उनको अपन बाद में करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था, अगर आपसे 3D का निकालने को बोल दे तो क्या करोगे। 3D जैसे मैंने एक डिब्बा बना दिया, ठीक है, ये मैंने एक डिब्बा बना दिया। अब विद्युत क्षेत्र इस तरीके से है, बाहर की तरफ निकल रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होगा, टोटल फ्लक्स फाई ई टोटल कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्नों को हल करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि ये एक 3D सरफेस है ना। तो जब भी कोई आपको 3D सरफेस दिया जाए और वो पूरी तरीके से बंद भी हो, यानी क्लोज्ड भी हो, एक 3D सरफेस है वो पूरी तरीके से बंद है, तो इस कंडीशन में उसके अंदर कोई आवेश भी नहीं होना चाहिए, अंदर कोई आवेश नहीं रखा हो इसके अंदर, तो इस कंडीशन में जो नेट फ्लक्स निकल के आता है फाई ई नेट वो शून्य होता है, 0 होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो इसका विद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके भीतर कोई आवेश भी नहीं है, क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर कोई आवेश भी नहीं है, और अगर आप देखोगे तो ये पूरी तरीके से बंद भी है और 3D सरफेस भी है, तो इसका विद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। बाकी 0 कैसे आया उसको प्रैक्टिकली करके अभी बता देते हैं। चूँकि ये एक एरिया है इसका, ये एक फलक बोलते हैं इसको, तो ये इसका एक फलक है, तो इसका एरिया वेक्टर निकलेगा सामने की तरफ, ये फर्स्ट सरफेस बोल देता हूँ इसको, एरिया 1। तो इसका जो सामने की तरफ एरिया 1 वेक्टर निकल के आ गया। दोबारा समझो, मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए चीज़ें। जैसे ये एक डिब्बा है वैसे ही ये एक डिब्बा है, तो अपन इस वाले फलक का निकाल रहे हैं सबसे पहले, इस वाले फलक का, साइड वाले का। इस एरिया के लंबवत इधर की तरफ क्या निकल के आएगा, इधर की तरफ इसका एरिया वेक्टर, तो सामने की तरफ इसका एरिया वेक्टर बना दिया, और सामने की तरफ ही विद्युत क्षेत्र है, और जब सामने की तरफ ही विद्युत क्षेत्र है, सामने की तरफ ही एरिया है, फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। सामने की तरफ ही विद्युत क्षेत्र, सामने की तरफ ही एरिया, तो थीटा इक्वल टू 0 है।
और कॉस थीटा की वैल्यू जब 0 होती है तो इसकी वैल्यू 1 निकल के आ जाती है। तो फाई ई इज इक्वल टू निकल के आ गया ई इंटू ए। दोबारा समझ लो, फाई ई इज इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, बचा क्या ओनली ई ए। 1 का गुणा करोगे ई ए में तो ई ए ही आएगा, ठीक है। इसका ई ए निकल के आ गया, ओके, इधर की तरफ। अब ये वाला फलक ले लिया अपन ने, ये वाला फलक ले लिया, इधर का फलक ले लेते हैं अब। ये वाला जो फलक है ये वाला फलक, यानी इधर की ओर, इसका बाहर की ओर ही लिया जाता है, याद रखना। तो बाहर की ओर ले लेते हैं एरिया वेक्टर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र किधर है, सामने की तरफ है। विद्युत क्षेत्र किधर है, सामने की तरफ है। विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ आ रहा है, एरिया वेक्टर उधर की ओर जा रहा है। तो एंगल बन गया कितना, 118 डिग्री। कितना हो गया एरिया, 118 डिग्री। अब समझने की कोशिश करो, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। थीटा कितना है, 118 डिग्री। 118 डिग्री की वैल्यू होती है -1, और -1 का ई ए में गुणा करोगे तो माइनस के ई ए निकल के आ जाएगा। फाई ई इज इक्वल टू निकल के आ गया माइनस के ई ए, ठीक है। फाई ई इज इक्वल टू निकल के आ गया माइनस के ई ए। टोटल फ्लक्स जोड़ो इसका, तो फाई ई टोटल कितना निकल के आ गया, ई ए, और इसमें जोड़ो माइनस के ई ए। ई ए में से ई ए गए तो 0, तो टोटल फ्लक्स 0 निकल के आ गया। और वही मैंने बोला, इसका जो टोटल फ्लक्स होता है वो 0 निकल के आता है। अब मन में फिर से एक डाउट आया कि सर आपने बोला 3D सरफेस है, इसका ये वाला एरिया भी ले लिया, ये वाला एरिया भी ले लिया, 3D में अपन इसको भी ले लेते हैं। जब मैं 2D की बात करता हूँ तो केवल ये पृष्ठ आता और ये पृष्ठ आता, इसको भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं माना जाता 2D में। 3D में ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें आ जाती हैं, लंबाई और चौड़ाई रहती है केवल 2D के अंदर। तो अब बोलोगे सर आगे का पृष्ठ तो आपने लिया ही नहीं, पीछे का पृष्ठ तो आपने लिया ही नहीं, नीचे का पृष्ठ आपने लिया ही नहीं, ऊपर का पृष्ठ क्यों नहीं लिया। समझो, नीचे का पृष्ठ का जो, अब नीचे का पृष्ठ है, इसके लंबवत निकालोगे तो इसका एरिया वेक्टर, ऊपर के का ऊपर के तरफ एरिया वेक्टर, साइड वाले का साइड वाले की तरफ एरिया वेक्टर, और पीछे वाले का पीछे की तरफ एरिया वेक्टर। तो इसका एरिया वेक्टर निकल के आ गया पीछे की तरफ, इसका निकल के आ गया ऊपर की तरफ, इसका बिल्कुल नीचे की तरफ एरिया वेक्टर, इसका सामने की तरफ और उसका पीछे की तरफ। बना दिया ना सबका, इसका नीचे की तरफ हो गया, उसका ऊपर की तरफ हो गया, इसका पीछे की तरफ हो गया, इसका सामने की तरफ हो गया। जबकि विद्युत क्षेत्र किधर है, इधर की ओर। तो अब समझो, 2 पेन से बता देता हूँ। विद्युत क्षेत्र इधर की ओर और इसका एरिया वेक्टर जा रहा है ऊपर की ओर, कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री। विद्युत क्षेत्र है आगे की ओर और इसका जो एरिया वेक्टर पीछे की ओर 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री और आगे की तरफ 90 डिग्री। यानी इनका जितना भी एरिया वेक्टर ऊपर की ओर बना लो, नीचे की ओर बना लो, खुद बना के देख लो, सब जो है, एक बार प्रैक्टिस करके देखो तभी आएगा, सब जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और बाकी के जितने भी सरफेस है उनकी ऊपर की ओर है, कभी इधर की ओर है, कभी इधर की ओर है, कभी नीचे की ओर है, ये है दिशा। 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो इनका फ्लक्स कितना निकल के आएगा फिर, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, 0 का गुणा किया तो 0, यानी इनका फ्लक्स तो वैसे ही 0 हो गया। 0 को जोड़ना हो तो जोड़ दो, टोटल कितना निकल के आएगा, 0। तो इस तरीके से अगर कोई 3D सरफेस हो, वो पूरी तरीके से क्लोज हो, उसके अंदर कोई भी चार्ज ना हो, तो जो उसका फ्लक्स निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 0 निकल के आता है, ठीक है। होप आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। अब आता है गाउस थ्योरम, गाउस का लॉ, इसको थोड़ा सा समझ लो, फिर इससे रिलेटेड छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें बचती हैं, ठीक है। अभी आप ये समझ गए कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ये तो अपन ने निकाल लिया किसी सरफेस के लिए। मान लीजिए अपने को कोई बहुत छोटा सा सरफेस दे रखा है, इतना सरफेस मान के चलता हूँ मैं इसका, इतना सरफेस, तो ये हो गया डी फाई ई बराबर डी ऑफ ई ए कॉस थीटा, ठीक है। डी क्या दर्शाता है, छोटे को दर्शाता है। जब भी आगे भी बहुत बार करेंगे, जब भी कोई छोटा सा एरिया लेंगे तो डी ले लेंगे अपन, ठीक है। अब अपन पूरा एरिया निकालना चाहते हैं इससे, ये छोटा सा तो ले लिया, अब इससे पूरा एरिया निकालना चाहते हैं तो इसका इंटीग्रेट करेंगे अपन। इंटीग्रेट का अर्थ होता है समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो कर दो इसका समाकलन, ऐसे लगा दो, बाकी पूरी तरीके से आपको नोट्स में लिखा मिल जाएगा। फाई ई का समाकलन किया तो इधर निकल के आ गया फाई ई, प्लस में कांस्टेंट भी आएगा,
पर इधर भी करोगे तो इधर भी कांस्टेंट निकल के आएगा, कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा। भाई दोनों चीज़ें बराबर है, इधर भी कांस्टेंट आ रहा है उधर भी कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा, छोड़ दो, बचा क्या, ई ए कॉस थीटा। इसका समाकलन करो। विद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र है। देखो यहाँ पर भी यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र है। अगर आप अलग अलग विद्युत क्षेत्र लेते, एक विद्युत क्षेत्र इधर की ओर लेते, एक इधर की ओर लेते, एक इधर की ओर लेते, तो इसका फ्लक्स जीरो नहीं होता है ना। यहाँ पर एक चीज़ और लिख लो, यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। ये सब आपको वैसे तो नोट्स में लगा मिल जाएगा, वही मैंने यहाँ पर समझा भी दिया। और इस पर जो क्वेश्चन करूँगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब इन चीज़ों को दोबारा बता दूंगा, उनको नोट्स में छाप लेना। अभी तो लिख दो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और होनी चाहिए। इधर देख लो, इधर विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र अपनी कांस्टेंट राशि है तो उसको बाहर निकाल लिया, है ना। प्लस क्यू विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर रहा है, उस विद्युत क्षेत्र को बाहर निकाल लिया कांस्टेंट राशि है। अंदर क्या बचा, ए कॉस थीटा का समाकलन करना है ना, इसका समाकलन करना है अपने को। अब चूंकि ये जो पृष्ठ है ये टेढ़ा है, अगर इसका अपन एरिया रखेंगे तो नहीं रख पाएंगे, इसीलिए अपन गोल पृष्ठ मान के चलते हैं। देखो अपन ऐसा भी मान लेते हैं कि ये जो पृष्ठ है ये ऐसे छोटे छोटे गोल पृष्ठों से मिलकर बना है, छोटे छोटे गोल पृष्ठों से पूरा मिलकर बना है, ठीक है। सब परमाणु से मिलकर बना है, परमाणु गोल होते हैं लेकिन मैं तो गोल नहीं हूँ ना, तो ऐसा ही सिस्टम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये छोटे छोटे गोल पृष्ठों से मिलकर बना है इस तरीके का। गोल ही क्यों माना, क्योंकि इसका एरिया आप नहीं निकाल सकते, जबकि एरिया की ज़रूरत पड़ती है। फाइनल सूत्र में एरिया की ज़रूरत आपको इस तरीके से नहीं पड़ती यहाँ पर, लेकिन देखो यहाँ पर मैंने फ्लक्स का सूत्र बताया था, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यहाँ पर भी ये, यहाँ पर एरिया की ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन अब जो मैं गॉस प्रमेय निकालूंगा उसमें एरिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अपने को एरिया लेना पड़ रहा है। तो जब एरिया की ज़रूरत नहीं हो, एरिया लेना पड़ रहा है, तो क्यों मैं तिरछा एरिया लूँ, मैं सीधा ही एरिया ले लेता हूँ ना, बिल्कुल गोल, जिससे चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो। तो यहाँ पर एरिया मैं एकदम गोल ले लेता हूँ, ठीक है। तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र होता है, ये ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, सॉरी एक ही आवेश आएगा, Q बटा आर स्क्वायर इंटू क्या आ गया, डी ए कॉस थीटा। अब चूंकि अपन ने एक बंद सरफेस लिया है, बिल्कुल बंद सरफेस लिया है, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र जाएगा वो बिल्कुल लंबवत जाएगा। आप सभी को पता होगा, इतना तो मैंने बताया था ना, विद्युत क्षेत्र बिल्कुल लंबवत जाता है। इस तरीके से अंदर आवेश रखा हो तो यहाँ पर कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो कॉस 90 डिग्री यहाँ पर डाल दो, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, सॉरी गलती हो गई, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होगी। ये एक बंद पृष्ठ है, बिल्कुल बंद पृष्ठ है, इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ निकलेगा और इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो भी बाहर की तरफ निकलेगा। थीटा यहाँ पर क्या लिया जाता है, जो विद्युत क्षेत्र जो एरिया वेक्टर है उसके बीच में एंगल, तो एरिया वेक्टर भी इसका बाहर की तरफ है, और जो अगर आप विद्युत क्षेत्र देखोगे तो वो भी बाहर की तरफ ही निकल रहा है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 0 एंगल बन गया, तो कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर क्या बचा, ओनली डी ए बचा, और यहाँ पर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू क्यू। ये जो आर स्क्वायर है यहाँ पर पहुँचा दो इसको, फाई ई, ठीक है। अब देखो फाई ई हो गया यहाँ पर, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। एरिया का समाकलन करोगे तो पूरा एरिया निकल आएगा, एरिया का समाकलन करोगे तो इसका पूरा एरिया निकल आएगा। पूरा एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, क्यू सॉरी हाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट गया, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो होता है ये गॉस का प्रमेय होता है। गॉस का प्रमेय अपन से क्या कह रहा है कि ये अपना एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर कोई भी आवेश रखा हुआ है तो उसके कारण जो इसका फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, देखो फ्लक्स क्या होता है, कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, तो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, उसकी भी बल रेखाएं निकलेंगी, तो इसके सरफेस से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं उसी को अपन क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। तो फ्लक्स क्या होगा वही अपन ने यहाँ पर निकाला है, लिखा है कि जितना आवेश होगा उसमें एप्सिलॉन नॉट से भाग दे देना, आपका फ्लक्स निकल आएगा। ये गाउस ने कहा था, और निकाला कैसे, सूत्र लगा दिया यहाँ पर ई ए कॉस थीटा, चूँकि पूरे सरफेस का निकालना है इसीलिए इसका समाकलन कर दिया।
फाई ई का फाई हो गया जो कि अपने को निकालना है। विद्युत क्षेत्र का समाकलन करोगे तो विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट राशि है, ठीक है, उसमें जो भी चीज़ें निकल के आती है वो कांस्टेंट है। कॉस थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी बाहर की तरफ निकलेगा और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। ए कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, एरिया वेक्टर और थीटा कॉस थीटा, एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल। तो एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है और जो विद्युत क्षेत्र है वो भी बाहर की तरफ है, तो एंगल 0 डिग्री हो गया और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 निकल के आ गई अपनी। बचा क्या, डी ए, इसका समाकलन करना है। बेसिकली पूरे फॉर्मूला में अपन ने क्या किया, ई बाहर है, इसकी वैल्यू तो 1 हो ही गई। बचा क्या, ए, एरिया। अब चूंकि एरिया पूरा इसका कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो एरिया की वैल्यू रख दी 4 पाई आर स्क्वायर, और जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा आवेश उसकी वैल्यू रख दी Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बचा क्या, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला डाला है और जो पूरा एरिया निकल के आ गया 4 पाई आर स्क्वायर वो लिखा है मैंने, और फाइनल आंसर निकल के आ गया अपना ये, ठीक है। इसको एक बार और दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आया हो तो, बाकी नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो विद्युत फ्लक्स को लेकर, गाउस के प्रमेय को लेकर सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लास्ट में मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो विद्युत फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है या फिर स्केलर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे कहेंगे सर विद्युत फ्लक्स जो होता है बराबर निकल के आता है ई, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और क्षेत्रफल ये भी एक सदिश राशि है, क्योंकि एरिया वेक्टर लिया जाता है ना, दिशा बाहर की तरफ है कि अंदर की तरफ है। वैसे तो क्षेत्रफल अदिश राशि है लेकिन यहाँ पर उसकी भी दिशा ली जा रही है, तो ये भी सदिश राशि निकलना चाहिए नहीं, क्योंकि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा कब निकल के आता है, जब दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट हो। क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था क्या निकल के आता है, अगर ई वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखा होता तो क्या निकल के आता, ई ए साइन थीटा, जबकि फॉर्मूले में क्या निकल के आया है, ई ए कॉस थीटा। यानी ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं, अदिश गुणनफल को किसे कहा जाता है, अदिश गुणनफल को। यानी ये जो विद्युत फ्लक्स है ये कोई सदिश राशि नहीं है बल्कि ये एक अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, ये एक अदिश राशि है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, उसको देख लेना। चलिए मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड राधे राधे। और बंधु स्क्रीनशॉट ले लो।